हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई 1991 के इस क्वेश्चन को कौन नहीं पहचानता। आप सभी भी शायद पहचानते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन मार्केट में बुक्स में दिए गए हैं और कुछ में आंसर्स भी गलत हैं, ऐसा मैंने पाया। इसलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये एक सर्कल के शेप में ट्यूब है, सर्कुलर ट्यूब है जिसका रेडियस आर है और इसमें दो इमिसिबल मतलब जो आप लिक्विड आपस में मिक्सअप नहीं होती, इमिसिबल और नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड्स भरे हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक ये जो सर्कुलर आर्क है ये क्वार्टर ऑफ सर्कल है, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये भी यहाँ से यहाँ तक एक क्वार्टर ऑफ सर्कल है। मतलब दोनों लिक्विड 1/4 ऑफ दी सर्कल को ऑक्यूपाई करते हैं। इनमें से ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी 1.5 रो है और ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो है। ऐसा जब आपने इस सिस्टम को वर्टिकल प्लेन में ऐसे छोड़ा, जैसा कि अभी दिख रहा है इसको डायग्राम में, अगर आपने इसको वर्टिकल प्लेन में ऐसा छोड़ा जैसा अभी दिख रहा है तो हम पाते हैं कि ये जो लिक्विड का इंटरफेस है, ये जहाँ पे दोनों लिक्विड जुड़ रही हैं आके, ये लिक्विड का इंटरफेस वर्टिकल के साथ, इस वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। दोनों लिक्विड का इंटरफेस वर्टिकल के साथ थीटा एंगुलर पोजीशन पे है। इस पोजीशन में ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है। अब अगर पूरे लिक्विड कॉलम को किसी ने थोड़ा सा ऐसे जैसे पुश करके छोड़ दिया तो ये पूरा लिक्विड कॉलम यहाँ पे ऐसे डांस करने लगता है। स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए हमें दिखाना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को हालांकि 2-3 डिफरेंट तरीकों से, थोड़े से डिफरेंट अप्रोचेस के साथ आप इसको कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट, जो तरीका बता रहा हूँ, ये शायद उनमें सबसे आसान है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आइए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे लिक्विड कॉलम को दिखाया है। ये ब्लू कलर की लिक्विड कॉलम जिसकी डेंसिटी 1.5 रो है और ये वाइट कलर की लिक्विड कॉलम जिसकी डेंसिटी रो है, राइट। इसको मैं एक्चुअली ऐसा मॉडल करना चाहता हूँ कि मानो ये लिक्विड नहीं है, 1 मिनट के लिए ऐसा सोचो कि ये लिक्विड नहीं है। अगर सच में मेरे पास एक ऐसा वायर फ्रेम होता, ऐसा 1/4 ऑफ ए सर्कल ऐसा और 1/4 ऑफ ए सर्कल ऐसा, थोड़ा सा गंदा बन गया समझिएगा। ये दोनों 1/4 ऑफ ए सर्कल हैं। एक का मास m है, एक का मास 1.5 m है। इस लिक्विड का मास अगर m है तो ये 1.5 m है। ये दोनों मिलकर के एक सेमी सर्कल बन गया एक्चुअली, ऐसा, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें मास नहीं है। आप इमेजिन करो 1 मिनट फ्रेम बना देते हैं, चलो इसमें भी रॉड लगा देते हैं। ये भी एक वायर को बेंड किया है, ये थोड़ा भारी वाला वायर है, नीला वाला थोड़ा हल्का वाला वायर है, दोनों वेल्डिंग किए हुए हैं। यहाँ पे भी एक बहुत ही हल्का वायर लगा देते हैं। ये जो सेमी सर्कुलर फ्रेम है इसको यहाँ पे पिन अप कर देते हैं, यहाँ पे एक पिन लगा देते हैं पॉइंट पे, ठीक है। और ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे घूमने के लिए फ्री है अबाउट दिस एक्सिस। पेन इज द एक्सिस पासिंग थ्रू, ये ऐसा घूमने के लिए फ्री है। तो बिल्कुल सेमी सिस्टम तो हो गया, सोच के देखना जरा, एकदम डिट्टो सेम सिस्टम हो गया। तो ऐसा सेमी सर्कुलर वायर फ्रेम को अगर आपने इस पॉइंट पर सस्पेंड किया है तो ये किस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में रहेगा? जब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास O के वर्टिकली नीचे हो, इस पूरे वायर फ्रेम का सेंटर ऑफ मास O के वर्टिकली नीचे होगा, ऐसे पोजीशन में ये इक्विलिब्रियम में टिकेगा। अदरवाइज ग्रेविटी का टॉर्क इसको घुमा देगा। अगर ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आप बच्चे मैकेनिक्स में पढ़ते हैं और आपको भली भांति समझ में आता है तो फिर ये क्वेश्चन तो यूं बन गया। आप सिर्फ इस लिक्विड कॉलम को देखिए और लिक्विड कॉलम के ऊपर जो ट्यूब की दीवार जो भी फोर्स लगा रही होगी, नॉर्मल फोर्स, वो सब नॉर्मल फोर्स पॉइंट O से पास होता है, इसलिए पॉइंट O के अबाउट उसका कोई टॉर्क वगैरह है नहीं। तो जैसे इस वायर फ्रेम, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, एक वायर की फ्रेम है 1/4 ऑफ सर्कल, ये भी 1/4 ऑफ सर्कल, ये थोड़ा हल्का है, ये भारी वायर है। इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दो ताकि ये रिजिड बॉडी बन जाए, है ना। ये मासलेस है और इसको आपने यहाँ पे पिन कर दिया है। तो इसको अगर आप वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्री छोड़ दें तो ये ऐसे पोजीशन में आके टिकेगा जहाँ सेंटर ऑफ मास O के ठीक नीचे हो। तो ऐसा ही सिस्टम ये भी है हमारा
इसमें जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क होता है, वैसे यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही टॉर्क है। ये जो ट्यूब वॉल के नॉर्मल फोर्सेस हैं, इनकी वजह से कोई टॉर्क वर्क है नहीं। तो मैं उसी लिक्विड के कॉलम को मैं ऐसा मॉडल कर रहा हूँ कि ऐसे दो वायर के सेगमेंट हैं, ऐसा मान लो, लिक्विड के सेगमेंट, जो सोचने में आसान लगता है। ऐसी सिचुएशन है एक्चुअली। ये ब्लू कलर का मास 1.5 m, वाइट वाले सेगमेंट का मास m, ठीक। और ये जो डॉटेड लाइन है, ये मासलेस एक रॉड है, ऐसा समझो, वेल्डिंग कर दी है मैंने। ये दोनों लिक्विड का इंटरफेस है। इंटरफेस की पोजीशन को बताने वाली ये रेडियस वेक्टर है, ये वर्टिकल लाइन है। ये एंगल अल्फा हमें कैलकुलेट करना है, किस वैल्यू के लिए, अल्फा की किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ बच्चों एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एक बार फिर से इस स्लाइड पे आते हैं, जगह है यहाँ पे इसलिए आते हैं यहाँ पे। आपको ये बात पता होनी चाहिए, होगी मुझे लगता है पता, कि अगर एक सेमी सर्कुलर वायर है ऐसा, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस बेस लाइन से कितने दूरी पे होता है, इस सेंट्रल लाइन पे 2r/π पे होता है, राइट। और अगर एक क्वार्टर सर्कल हो, अगर इसको फोल्ड करके सोचना इस लाइन के अबाउट, हाँ ये छोड़ दे रहा हूँ, इसको अगर ऐसे फोल्ड कर दें तो एक क्वार्टर सर्कल बन जाएगा। ये जो क्वार्टर सर्कल है, ये क्वार्टर सर्कल, इस क्वार्टर सर्कल का सेंटर ऑफ मास ये सिमेट्री एक्सिस पे, मतलब ये 45 डिग्री के लाइन पे, इस पॉइंट से कितनी दूरी पे होता है, ये डिस्टेंस r क्या होता है। तो आंसर है दिस इंटू √2। मैं कह रहा हूं कि अगर सिर्फ इतना वायर हो तुम्हारे पास, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, O से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री के एंगल पे, कि इस लाइन के ऊपर होगा यहाँ सेंटर ऑफ मास। और ये जो दूरी होती है दिस इंटू √2 टाइम्स होती है। ये कैसे होता है, अगर नहीं जानते हो तो जरा खुद से पढ़ लो। आसान है, हालांकि सिमेट्री से समझ सकते हो। अगर ये रिजल्ट पता है तो ये रिजल्ट पता होना चाहिए। आइए वापस अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये ब्लू सेगमेंट का लाइन ऑफ सिमेट्री है। ब्लू सेगमेंट को, ब्लू आर्क को ये दो आइडेंटिकल हिस्सों में बांट रहा है। दैट मीन्स ये वाला एंगल 45 है और ये वाला एंगल भी 45 है। तो नेचुरली ब्लू वाला जो सेगमेंट है, उसका सेंटर ऑफ मास इसी पीले लाइन पे कहीं लाई करेगा, उसको मैंने C1 मार्क कर दिया। दिस सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लू कलर्ड सेगमेंट, आर्क रादर। उसी तरह व्हाइट कलर्ड आर्क का सेंटर ऑफ मास C2 है। ये जो डिस्टेंस है बच्चों ध्यान देना, ये जो O से डिस्टेंस है C1 की या C2 की, इसकी वैल्यू अभी मैं आपको बता रहा था कि ये 2√2r/π के इक्वल होगी। अब ये ब्लू और वाइट मिला करके जो सेमी सर्कुलर रिंग बना है, इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट G पे कहीं होगा। ऑब्वियसली इस ब्लू पार्ट को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक पॉइंट मास से जो C1 पे रखा है, व्हाइट पार्ट को रिप्लेस कर सकता हूँ एक पॉइंट मास से जो C2 पे रखा है। यहाँ का मास अगर m लिख रहे हैं तो ये ब्लू पार्ट का मास 1.5 m लिखिएगा। इन दोनों पीले डॉट को जोड़ने वाली लाइन के ऊपर ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ होना चाहिए, O के वर्टिकली नीचे, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में टिका होगा। तो एंगल अल्फा ऐसा एंगल है जिसमें ये जो सेंटर ऑफ मास, इसको मैंने G से डिनोट किया है, ये O से ठीक वर्टिकली नीचे है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर O से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं x एक्सिस मान लूँ, तो सेंटर ऑफ मास का मतलब पॉइंट G का x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 तब होगा जब यहाँ पे मैं 1.5 m मास रखा हुआ देख रहा हूँ, यहाँ पे m मास रखा हुआ देख रहा हूँ, m इंटू इसका x कोऑर्डिनेट इस डॉट का, और 1.5 m इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, दोनों अगर इक्वल हुए, 1.5 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट नहीं, मतलब निगेटिव x कोऑर्डिनेट। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निगेटिव है। व्हाट आई सिंपली वांट टू से इज कि ये मास इंटू ये डिस्टेंस, निगेटिव नहीं, सिंपली दिस डिस्टेंस, और ये मास इंटू दिस डिस्टेंस, इसका जो x कोऑर्डिनेट है, दोनों इक्वल होंगे तो ही सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल लाइन के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर लाई करेगी। और थोड़ा सा ड्राइंग को ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा कि ये एंगल भी अल्फा और ये एंगल भी
अल्फा होगा। तो ये मैंने लिखा है सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा अगर सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, विच मीन्स पॉइंट ओ से इसकी हॉरिजॉन्टल दूरी, ये दूरी इंटू 1.5 m, इट इज सेम एज m इंटू दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यही यहां मैंने लिखने की कोशिश की है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने कैसे लिखा है, OC1 कॉस ऑफ दिस एंगल। ये एंगल कितना है जरा ध्यान से देखिएगा, ये एंगल है 45, ये वाला एंगल कितना था 45, और ये वाला एंगल कितना है अल्फा। तो दिस होल एंगल इज 45 प्लस अल्फा, ये लिखा है मैंने। 1.5 मास है यहाँ, 1.5 m नहीं लिखा, दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया। 1.5 m OC1 इंटू दिस लेंथ, मैंने OC1 कॉस ऑफ दिस एंगल विच मीन्स दिस लेंथ। तो मैंने यहाँ जो लिखा है वो लिखा है 1.5 m इंटू दिस लेंथ। ये लेंथ कैसे लिखेंगे, ये लेंथ कॉस ऑफ दिस एंगल, तो OC1 कॉस ऑफ 45 प्लस अल्फा। सिमिलरली यहाँ का मास m जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, m दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, आप चाहो तो लिख लो, m है यहाँ पे भी वो कैंसिल हो गया। तो ये लेंथ OC2 इंटू कॉस ऑफ ये वाला एंगल, ये एंगल ध्यान से देखेंगे तो ये 45 माइनस अल्फा, ये 45 और ये अल्फा है, तो दिस 45 माइनस अल्फा। तो प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, आई होप कि आप ये समझ जाएंगे। एक बार वीडियो रिवाइंड करके भी देख लीजिए। इसको अब आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये cos a प्लस बी और cos a माइनस बी फॉर्मूले पे एक्सपैंड कर दीजिए। cos 45 sin 45 को 1/√2 लिख दीजिए, तो कुछ टर्म में cos अल्फा आ जाएगा और कुछ टर्म में sin अल्फा आ जाएगा। सारे sin अल्फा वाले टर्म एक तरफ कर दीजिए और cos अल्फा वाले टर्म एक तरफ कर दीजिए। 2 स्टेप सिंप्लीफाई कीजिए, आप बहुत आसानी से इस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/5। तो ये पॉइंट इस वर्टिकल लाइन पे y एक्सिस पे होगा अगर सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 है, विच मीन्स एक x कोऑर्डिनेट निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो सिंपली मैंने लिखा है m1x1 इज इक्वल टू m2x2। ऐसा होने से सेंटर ऑफ मास विल फॉल ऑन दैट वर्टिकल लाइन थ्रू O एंड दिस विल बी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में एंगल अल्फा ऐसा होगा। अब क्वेश्चन ये कहता है कि भाई आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, हाँ इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दो और बताओ कि SHM का टाइम पीरियड क्या होगा। एक छोटे एंगल से डिस्टर्ब कर दो। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ कि ये तो यार कंपाउंड पेंडुलम है। यही बात मैं चाहता था कि आप सुनो ठीक से। इसमें बहुत मुश्किल कैलकुलेशन करने की कहाँ जरूरत है, तो कंपाउंड पेंडुलम है। अगर मैं इसको सच में वैसा मन में सोचूं कि ये एक वायर फ्रेम है और ये भी एक वायर फ्रेम में एक वेल्डिंग कर दिया मैंने मासलेस रॉड, तो ये पूरी चीज़ पॉइंट O के अबाउट ऐसे घूम सकती है। ये तो रिजिड बॉडी है जो इट इज़ फ्री टू ऑसिलेट अंडर ग्रेविटी, इट इज़ जस्ट लाइक ए कंपाउंड पेंडुलम। और कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला तुम जानते हो, 2π√I/mgl। तो बस ये फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। सीरियसली, हाँ सीरियसली। इसमें इसमें भी आपको एक और चीज़ जाननी होगी। कंपाउंड पेंडुलम कोई भी ऐसा रिजिड बॉडी अगर पॉइंट O के अबाउट सस्पेंड किया है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास की दूरी अगर L है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L अपॉन I/mgl, सॉरी I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रोटेशन एक्सिस के अबाउट। तो अभी दो बातें सोचनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी इस पूरे रिंग की इस एक्सिस के अबाउट, और ये जो सेंटर ऑफ मास है O से कितना नीचे है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आसान चीज़ है, तुम लोग ऐसे ही सोच लोगे। सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है वो भी सिंपल ज्योमेट्री है, उसको मैं 2 स्टेप में लिख के दिखा देता हूँ आपको। OG निकालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है जरा ध्यान से देखिएगा। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये ओरिजिन, ये y एक्सिस, तो यहाँ का मास इंटू इसका y कोऑर्डिनेट प्लस यहाँ का मास इंटू इसका y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो मैंने m नहीं लिखा, हाँ m 1.5 m टोटल मास 2.5 m, आप चाहें तो लिख सकते हैं। और ये आपको मैंने यहाँ लिख के दे दिया, आप खुद से फिगर आउट कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। एक लिख के दिखा दे रहा हूँ मैं। ये लेंथ फिर से आपको पता है 2√2r/π। तो यार
ये वाला एंगल भी तो तुम्हें पता है, ध्यान से देखो ना, देखो ध्यान से, ये ध्यान देना, ये 45 है, क्यों, ये 90 है, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, 45 में ये वाला अल्फा कम, 45 में अल्फा कम, तो ये एंगल 45 माइनस अल्फा है, ये लेंथ पता है, इसलिए ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट C1 का, नॉट G, थोड़ा ड्राइंग वैसा गंदा बन गया, जैसे लग रहा है कि यहाँ से G पे ही परपेंडिकुलर चला गया, आई डू नॉट नो दैट, इसका मैं वाई कोऑर्डिनेट अभी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस लेंथ, यहाँ से जो भी परपेंडिकुलर पड़ा इसकी लेंथ, सो दिस इनटू कॉस ऑफ दिस एंगल विच इज 45 माइनस अल्फा। सिमिलरली इस मास को मास लिखिए इनटू इसका वाई कोऑर्डिनेट लिखिए, वो देख के आप लिख सकते हैं 45 प्लस अल्फा आएगा डिवाइडेड बाय टोटल मास। ऐसा करने से आपको ये जो OG है, एक्चुअली में जो सेंटर ऑफ मास है वो O से कितना नीचे है वो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है इसमें L मिल गया आपको। पूरे इस सिस्टम का मास अगर m है तो जो टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पूरे रिंग का मास m है तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगी। मुझे नहीं लगता ये समझने में किसी को कोई डाउट है, mr²। और पूरे रिंग का मास अगर m है तो mgl, l की जगह पे आपको ये लिखना है 2√26r/5 पाई। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, मानो या ना मानो। मानोगे कैसे नहीं। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना। नॉर्मली लोग इसको बड़ा इंटीग्रेशन वगैरह करके करते हैं, टेंजेंशियल फोर्स टॉर्क निकाल के, ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये रियलाइज़ कर लो कि एक ऑसिलेटिंग कंपाउंड पेंडुलम के जैसी ही चीज़ है, एक रिजिड बॉडी, ऐसी रिजिड बॉडी ऑसिलेट जिस तरीके से करेगी वैसे ही हमारा ये लिक्विड कॉलम भी ऑसिलेट करेगा। अगर आपने इस बात को पकड़ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन फिर मुश्किल नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट, किसी और क्वेश्चन के साथ। गुड बाय, कीप स्टडिंग, कीप टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बी हैप्पी, मोस्ट इंपॉर्टेंट।